बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। दो बयानियां हैं और दोनों दिलचस्प हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि ये कहती रही है और आज भी ये कह रही है कि अगर हम हुकूमत नहीं बना पाए तो उसकी वजह यह है कि हम रियासती जबर का शिकार हैं। और जब वो रियासती जबर की बात करते हैं तो उनकी दलील यही है कि उनको अक्सरियत होने के बावजूद अगर हुकूमत नहीं बनाने दी गई तो उसकी वजह पाकिस्तान की मुक्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट है। दूसरी जानिब वो हुकूमत है जो कि मार्ज़ वजूद में आ चुकी है, लेकिन उसके कुछ ऐसे लोग जो कि शायद इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद नहीं हैं, लेकिन बातें बहुत तशवीशनाक करते हैं। कोई ये कहता है कि इमरान खान की अक्सरियत है, उनको चाहिए कि हुकूमत बनाए। कोई ये कहता है कि हमारी तो अक्सरियत थी ही नहीं, मजबूरी में या जबर में या ज़बरदस्ती हमसे हुकूमत बनवाई गई। एक तरफ इमरान खान साहब की जमात ये कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट को देखना है कि इस मुल्क के अंदर अगर इस वक्त दबाव है, जबर है, तो ये दूर कैसे हो, हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस कैसे हो, अगर वापस लेना है तो किससे लेना है, अगर निगरान हुकूमत से लेना है तो वो तो जा चुकी है, अगर अदालतों से लेना है तो उसमें वक्त लगेगा, लेकिन अगर मैंडेट वापस एहतजाज से लेना है तो प्लेट में रख के मैंडेट वापस कौन कर सकता है। इशारा पाकिस्तान की मुक्तदरा की जानिब है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, अपनी काबीना के साथ एक इफ्तार डिनर के ऊपर जाते हैं और बाकायदा तौर पर उस डिनर के अंदर शिरकत करते हैं। वहाँ पर सवाल जवाब भी होते हैं, ब्रीफिंग भी लेते हैं, चंद अहम मामलात को डिस्कस भी किया जाता है। दूसरी तरफ जब जनाब रऊफ हसन साहब से पूछा जाता है तो उनका बयानिया ये होता है कि तो बुलाने वाले से पूछिए कि उन्होंने क्यों बुलाया है। एक तरफ जो तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो ये कहते हैं कि भाई ये हमारी फ़ौज है, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे तो फिर किसके साथ बैठेंगे। बहुत अच्छी और बड़ी मस्बत सोच है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैंडेट चोरी करने का इल्ज़ाम है या मैंडेट छीनने का इल्ज़ाम है तो हुजूर वाला वो किस पर है? क्या वो मोहसिन नकवी साहब की पंजाब हुकूमत जो कि निगरान हुकूमत थी उस पर है, या काकड़ साहब की वफाकी हुकूमत जो कि निगरान हुकूमत थी उस पर है? जो हुकूमत में है, अगर उनसे यह पूछा जाए कि जनाब आपको किसने धक्का दिया कि आप हुकूमत में आ गए, तो उसका जवाब वो कभी दाएं और कभी बाएं देख कर देते हैं। ये बात अपनी जगह मौजूद है और इसी के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे मेहमान मौजूद हैं, जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब अहमद उवैस साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए की बात कर लें तो उसकी अहमियत अपनी जगह ज़्यादा इसलिए है कि एक जानिब मैंने आपको वो पूरा बयान तकरीबन सुना दिया है जो कि बैरिस्टर सैफ साहब का है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। दूसरी जानिब जनाब रऊफ हसन साहब जो फरमा रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है। यानी रऊफ हसन साहब जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात है या मरकज़ी तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको पता ही नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में से अगर कोई फ़ौजी हुकाम से मिलता है, कोर कमांडर हाउस या कोर कमांडर ऑफिस जाता है तो कौन जाता है, किस लिए जाता है, वहाँ पर क्या बात होती है। मामलात हालात ठीक होने चाहिए, ताल्लुकात सियासी जमातों के भी ठीक होने चाहिए। अहमद वैसे अगर मैं आपसे आगाज़ कर पाऊँ सर, बात यह है कि मुतअद्दिद दफ़ा आपने शिरकत की इस खाकसार के प्रोग्राम में और आपने उस दबाव का जिक्र किया और मुतअद्दिद दफ़ा आपने बताया कि जिस तरह से रिस्पॉन्डेंसी फैलाई गई है, जबर है, कोई जीत कर भी नहीं हुकूमत बना सका। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्टेड हुकूमत है, वहाँ पर अगर चीफ मिनिस्टर मिलते हैं फ़ौजी हुकाम से, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब आप ये कहते हैं आपकी जमात या आपके कोलीग्स कि जी हमने मैंडेट चोरी हुआ हमारा, हमने वापस लेना है, तो वो आपकी डिमांड किससे है? वो अदालतों से है क्योंकि आप अदालती निज़ाम को मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, या वो निगरान हुकूमत से आपका शिकवा है, या अगर मैं ये कह पाऊँ कि आप डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि भाई आपकी ज़ेरे निगरानी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है तो अब वापस दिलवा दीजिए। अहमद उवैस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ना मुनीब साहब, बात यह है कि इलेक्शन करवाना जिम्मेदारी जो थी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी। ठीक, निगरान हुकूमतें जो थी वो फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई थी कि वो इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करेंगी फॉर फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री इलेक्शंस। ठीक हो गया जी। अब सब ने, किसी ने अपना काम नहीं किया। जो केयर टेकर सेटअप था उन्होंने फेयर फ्री इलेक्शन के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने वो सारे कोर्सिव मेजर्स जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डायरेक्शन उनको आती थी कि तुम पकड़ लो, दबाव डालो, यहाँ पे सख्ती की जाए, उनको कॉर्नर मीटिंग नहीं होने देनी है, पुलिस
उनको हर मौके के ऊपर गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको तितर बुतर कर रहे हैं, उनका लाठी चार्ज हो रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ी जा रही है। ये सारी चीज़ें जो थी, तमाम वो काम जो आर्टिकल जो उसके सेक्शन 230 जो इलेक्शन लॉज 2017 के अंदर मेंशन है, ठीक है जी, वो काम छोड़ के बाकी तमाम कामों, और उसी का सिला जो है गालिबन उसी का सिला और उसी का रिवार्ड जो है वो मोहसिन नकवी को मिला कि उन्होंने उसको फेडरल गवर्नमेंट। मोहसिन नकवी साहब के मामला तो बहुत पहले से स्टिच अप हुए हुए थे सर, बट गुजारिश ये है, जब आप ये फरमा रहे हैं, आपने कहा जो एस्टैब्लिशमेंट कहती रही, मैं अगर इलेक्शन डे पर आ रहा हूँ, राइट, लाइक हम अगर फोकस्ड बात करें तो सर जिस तरह आप कहते हैं कि फॉर्म 47 तब्दील हो गया, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, सब कुछ हुआ सर, ये आपका मैंडेट, आपकी सीटें पाकिस्तान की मुक्तदरा ने आपसे छीनी है, छिनवाई है, और अगर छीनी और छिनवाई है तो फिर आप वापस उनसे मांग रहे हैं कि हमारा मैंडेट वापस करवाइए? नहीं, देखिए, हम तो सवाल ये है कि ये एक सिस्टम की जब खराबी आ जाती है ना, कि जहाँ पे आइन है सिर्फ नाम की हद तक है, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट की हद तक है जी। इसी तरह से डेमोक्रेसी का नाम हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि इलेक्शन के लिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन नज़र क्या आ रही है कि जिस तरह वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना, बड़ा रेलेवेंट एकदम मेरे ज़हन में आया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्यादा बेचारा तो है एक मोहरा नाचीज, फर्जी से भी पोशीदा है शातर का इशारा। ये वो कैफियत है कि जहाँ पे एक लिम ऑफ द गवर्नमेंट, देखिए ना, एस्टेब्लिशमेंट जो है ये तमाम, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक लिम ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है जी। जो ट्राइकोटोमी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, वो तो है ना कि पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है। सर थ्योरेटिकली आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता है वो लिम्ब बड़ा स्ट्रॉन्ग लिम्ब है और इट ओवर पावर्स ऑब्वियसली द मेन स्ट्रक्चर। तो मैं यही कर रहा हूँ ना, मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ कि वो लिम्ब को जब आप इतना ताकतवर खड़ा करें कि वो हुकूमत के मामलात को डिसाइड करे और अपने आइन को भी, अपने आइन के अंदर लिए हुए ओथ को भी डिफाई करे, तो फिर मामलात जो है फिर तो बिगड़ेंगे ना, फिर वो ठीक तो नहीं होंगे। बट सर इस वक्त आप मुतमन्नी किस चीज के? बट सर मैंने गुजारिश सुन लें कि इस वक्त आप क्या कह रहे हैं? आपने एस्टैब्लिशमेंट से अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर खड़े होकर कहना है कि भाई हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, आपने करवाया है या किया है, वो वापस करें, या आपने उनसे ताल्लुकात अच्छे करने हैं क्योंकि सिक्योरिटी पैराडाइम भी है, सिक्योरिटी हालात भी हैं, आपने बैठना है, अपने चीफ मिनिस्टर को भी कहना है उनके साथ बैठे, एंगेज करें, क्योंकि जो रऊफ हसन साहब की बॉडी लैंग्वेज थी, कुड हैव सेड कि हाँ जी अच्छी बात है अगर जा रहे हैं, बैठ रहे हैं। बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है जी, हमने अपनी फौज के साथ नहीं बैठना तो और किसके साथ बैठना है। रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जी चीफ मिनिस्टर वहां पर मौजूद है, एज इफ कि वहां कोर कमांडर हाउस में जाना कोई बड़ी बेइज्जती की बात है, बड़ी कोई डिमीनिंग बात है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के लिए। सो दिस इज माई एंटायर पॉइंट। आपने एक तरफ उनसे मैंडेट चोरी करवाना है, वापस जो हुआ करवाना है, या दूसरी तरफ उनके साथ बैठना है? सर मैं ये बात नहीं कहूँगा, मैं ये कहता हूँ कि देखिए ना कि ये एक रवायती बात चीज़ें होती हैं जो रवायती अंदाज के अंदर, कि अगर रमज़ान का महीना है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वहाँ पे कोर कमांडर पेशावर भी है, अगर उन्होंने अफ्तारी पे बुला लिया है तो वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि वहाँ से उसको जो है वो एक इनकार कर दिया जाए, वो जिस तरह बच्चे लड़ पड़ते हैं आपस में, ये वो बात नहीं है। असूली जो एक मौक़िफ़ है वो अपनी जगह है कि ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, अपने अपने मामलात में, अपने अपने प्रेमिसेस में बैठ के आप काम करेंगे, वहाँ ही खड़े होंगे और तभी आप ज़्यादा अच्छे भी लगेंगे, तभी आप हीरो भी कहला सकेंगे। नहीं होंगे तो हीरो से विलन बनने में देर नहीं लगती। ठीक है, ये एक खतरनाक सूरत हाल है जिससे हम दो चार हैं जो फैक्चुअली है। और नुकसान देखिए ना आप, हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है सिर्फ इस वजह से कि पॉलिटिक्स में इतनी ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हो गई कि आप देखें कि वहाँ पे कौन कौन सी जगहों पे हमले नहीं हो रहे और कहाँ पे सैबोटाज एक्टिविटी जो है वो। बट सर अलाउ मी टू इंटरप्ट, बट इशू ये है सर कि जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की सियासत के अंदर, इशू ये है सर कि आज एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल है, क्योंकि आप विक्टिम है उसके। 18 में कोई और विक्टिम था, लेकिन आपकी जमात, आपके कॉलीग्स उसके बेनिफिशियरी थे। इमरान खान साहब वाज द डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ दैट अरेंजमेंट। अगर उस वक्त किसी ने कॉल आउट नहीं किया, अगर कोई आज, या तो आप कहना नहीं कि इतना मान ले, कोई इतना मान ले कि हाँ भाई वो भी गलत था, आज भी गलत है, तो फिर तो सारी बहस ही खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल में आप जो लोग आपके
डिसेंटिंग व्यू में भी खड़े हैं, वो भी आपके साथ हम नवा हो जाएंगे कि नहीं आपने कम से कम पुरानी गलती को तस्लीम कर लिया है, बट दैट डज नॉट कम आउट फ्रॉम पीटीआई। शायद आप फरमा दें। नहीं, ऐसी बात नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बात यह है कि आप खाना भी खाते हैं ना, तो वो जब थोड़ी सी वो कंटामिनेशन होती है फूड के अंदर जी, तो वो आपको डाइजेस्ट हो जाती है बाज़ औक़ात, लेकिन जब उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर बदहज़मी हो जाएगी, फिर बर्दाश्त नहीं होगा। वो यही हुआ है कि ये हमारे इलेक्शन के अंदर रिगिंग का प्रोसेस जो है वो तो आप 2002 से शुरू करें तो वो चलता चला आ रहा है इलेक्शन के रिगिंग जो है, बिल्कुल। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है 13 में भी हुआ, 18 में भी हुआ, बिल्कुल ठीक। लेकिन वो इलेक्शन की परसेंटेज जो थी ना जी सर, जो इस दफा हुआ है वो इतनी फेयरली सो हाई कि बिल्कुल ही वो आपने जो है दुरुस्त फरमा रहे, मिसाला तो तही तेज हो जाता है ना सर, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन ये अगर वो कहा जाए कि प्रैक्टिस तो ये बड़ी पुरानी है, एक जमाने में आपको फायदा हुआ, आपने उसे कॉल आउट नहीं किया, सारे कहते रहे कि धांधली हुई है, 18 में हुई है। बट सर उस वक्त भी फरमाते ना, आप फरमाते, आपके कोलीग्स फरमाते। देखिए, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखिए फर्क है बहुत ज्यादा। जब इलेक्शन था उसमें इलेक्शन कैंपेन के अंदर एज ए पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ने के ऊपर नून लीग के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी जी। वोटिंग के ऊपर अगर कहीं कहा जाए कि रिगिंग हुई है या नहीं हुई है वो एक अलग इशू है और ज़रूर उसमें कुछ परसेंटेज होगी, मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन उसने एज ए पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट किया, उसको इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जलसे जुलूसों की उसी तरह आज़ादी थी जैसे पीटीआई को और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को थी। यहाँ आपने देखा कि उनको दीवार से लगाया गया टू द एक्सटेंट कि पार्टी के तशख्खुस को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, कॉर्नर मीटिंग अलाउ नहीं कर सकते हैं, कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकते हैं। सर बट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बिकॉज आप इसे एड्रेस कर रहे हैं सर, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, आपको क्या लगता है इस दफा थ्रेशोल्ड इतना ज्यादा क्यों हो गया? किसी की एवं ख्वाहिश पर बैठे बैठे हो गया सर, या समथिंग एक्चुअली वेंट रॉन्ग? कुछ ऐसा था जो इमरान खान साहब ने भी गलत किया, कुछ ऐसा था विच सेंट अ लॉट ऑफ पीपल ओवर द एज, और लगा कि भाई इस वक्त जो ब्लो बैक आया है या जो बैकलैश आया है वो बहुत ज्यादा है। पार्टी में कोई रियलाइजेशन है कि सर ये गलत किया हमने, ये नहीं करना चाहिए था, वी क्रॉस्ड अ लॉट ऑफ रेड लाइन? देखिए, मेरा ख्याल में इतनी गलती जो पार्टी की तरफ से नहीं हुई, जो 9 मई का तो एक और ऑर्केस्ट्रेटेड वाकया है, मैं आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट। जब भी ओपन इंक्वायरी होगी कहीं होगी, ऑर्केस्ट्रेटेड था, उसमें तो प्लान करके किए, और ये प्लान के अंदर शहबाज शरीफ और फैमिली जो है वो ज़्यादा उसमें डिज़ाइनिंग के अंदर और प्लानिंग के अंदर शामिल हैं। इन्होंने फ़ौज को भी बदनाम किया है और पाकिस्तान के आवाम को फ़ौज के सामने खड़ा करके टू प्रॉन अटैक जो पाकिस्तान के एडवर्सरीज का पाकिस्तान के लिए था वो कामयाब बनाया है। इकोनॉमी तबाह की है और आवाम की नजर में फौज का इमेज जो है वो टार्निश किया है। सर बट सर 9 मई से पहले क्या क्या हुआ है? सर 9 मई से 2023 से पहले क्या क्या हुआ है? मैं अगर उस पर जाऊं, को होता है ना, कोई या तो हो कि बिल्कुल किसी ने कोई सिरे से गलती की नहीं और एक वाकया हुआ जिसके बाद सब कुछ हो गया, उससे पहले अगर देखा जाए जो सब कुछ हो रहा था उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वुड यू थिंक दैट वाज राइट जो इमरान खान साहब का तर्ज तकल्लुम रहा, किसी को डर्टी हैरी कहना, किसी को मीर जाफर मीर सादिक कहना, देन आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से ये बातें बार बार करते रहना कि ये तो अपनी मर्जी का बंदा लाना चाहते हैं जो इनकी करप्शन बचाए, ये सारा कुछ होता रहा। सो डू यू थिंक वो अननोटिस्ड गया होगा किसी जगह पर? नहीं, सवाल ये है कि अननोटिस जब देखें, जब एक अदारा जो है वो अपनी जगह छोड़ के वो पॉलिटिकल एरेना के अंदर दाखिल होगा तो वो क्रिटिसिज्म का सब्जेक्ट तो बनेगा। जी, गलत किया, बहुत सारी चीज़ें जो इमरान खान को नहीं कहनी चाहिए थी पब्लिकली उन्होंने की है, नहीं ठीक किया, लेकिन इसके बावजूद आप ओथ की वो लैंग्वेज तो पढ़े जो पाकिस्तान आइन के तहत आर्म फोर्सेस ओथ उठाती है। सर एब्सोल्युटली राइट, उसके अंदर क्या लिखा है? सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो बिल्कुल किसी सियासी मामले के अंदर नहीं आएंगे, दैट इज पार्ट ऑफ देयर ओथ। बट सवाल वही है सर कि इसको कॉल आउट आप आज फरमा रहे हैं, आप कर रहे हैं, बट इमरान खान साहब तो खुद कहते रहे कि भाई मेरी तो हुकूमत फौज चला रही थी, हम तो वोट एजेंसियों की मदद से लेते थे, हमने तो फलाने को ये करते थे। इमरान खान साहब नैब की मदद, नैब को जनरल फैज हमीद साहब से कंट्रोल करवाते थे, इट वाज आउट इन दी ओपन। इमरान खान साहब रैन हिज गवर्नमेंट
वो इनफैक्ट उसको उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर खड़ा किया फौज की मदद से, बट ही नेवर कॉल्ड इट आउट, ही नेवर सेड कि यार ये फौज के ओथ में लिखा हुआ है कि सियासी मामलात के अंदर नहीं जाएंगे, आई शुड नॉट हैव यूज्ड देम लाइक दिस। लेकिन उन्होंने उस वक्त बेनिफिट लिया उससे, या तो उस वक्त सर फरमा देते, कोई कह देता कि हम गलत कर रहे हैं। देखिए ना, मैं कह रहा हूं कि वो मैंने तो पहले भी कहा आपसे कि गलत किया जी सर, और उसका नुकसान उठाया उन्होंने, ठीक है सर, लेकिन उसका नुकसान उठाया, लेकिन नुकसान की हद तक जो है ना जी सर, ये एक तरफ ये नहीं होना चाहिए कि जिस तरह फौज एट वॉर होती है ना जी, यहाँ पे एट वॉर हो जाना जो है ये गलत कैफियत है। ठीक है, अपनी ही कौम के साथ एट वॉर हो जाना, और उसका आपने देखा कि पाकिस्तान के अवाम ने भी इलेक्शन के टाइम पे सबसे लीथल वेपन इस्तेमाल किया, वो भी नजर आ गया था कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं शुंगा जनाब वैसा आपका तवील बहस हुई आपसे, आम मामलात थे जिनके ऊपर बात हुई। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, नहीं वापस आएंगे। जजेस को खतूत आ रहे हैं, कोई कहता है इंथरैक्स है, कोई क्या है। 17 से 19 के करीब अब फिगर जा चुका है। तफ्तीश में क्या निकला है, चंद बड़ी चौंका देने वाली बातें हैं। जिस शख्स ने ये रजिस्टर्ड पोस्ट प्रोसेस की उसको भी तहवील में लिया गया, उसने क्या बताया, एक ब्रेक के बाद आपके साथ रखते हैं हमारे साथ। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़त लिखना या ख़त का आ जाना अच्छी बात होती है। तारीखी तौर पर देखा जाए तो खतूत लिखे जाते थे। अगर वो सनम की तरफ से लिखा जाता था, महबूब की तरफ से, तो उसके अंदर खूबरू तस्वीरें आया करती थी, प्यार भरे पैगामात आया करते थे। लेकिन किस्सा कुछ इस तरह है कि अब इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन 18 से 19 आला अदलिया के जज साहिबान ऐसे हैं जिनको खतूत भेजे गए हैं, और भेजे एक खातून यानी रेशम खातून ने है, जो कि अहलिया है वकार हुसैन की, जो कि लिखा हुआ है। अब उस ख़त के अंदर कोई तस्वीर नहीं है, बल्कि खोपड़ी और 2 हड्डियों की तस्वीर है, यानी ख़तरे का निशान है। और साथ ही साथ उन लिफाफों के अंदर जो पाउडर मौजूद है उसका तयन अभी होना है कि वो किस मकसद के लिए भेजा गया है। जो मतन है वो बड़ा साफ ज़ाहिर है, यानी मुल्क के तमाम तर बिगाड़ की वजह पाकिस्तान की अदलिया है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान के सियासतदान है। ये ट्रेंड जहाँ से भी शुरू हुआ, ये किसने शुरू किया है? ये अगर देखा जाए तो ये तहरीक है या तहफ़्फ़ुज़ नमूस पाकिस्तान है, इसका क्या बैकग्राउंड है, और अब तक जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इस हवाले से क्या कर पाए हैं। अगर कुछ तफसील में आपको बता सकूं, तकरीबन 17 से 18 जजेस ऐसे हैं जिनको ये ख़त मौसूल हो चुके हैं। 2 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को पाउडर भरे मशकूक ख़त मौसूल हुए, और साथ वो ख़त भी मौजूद था और वो पाउडर भी मौजूद था उसके अंदर। 3 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस और चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब समेत 4 जजेस को भी धमकी आमेज़ ख़त मौसूल हुए। सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस को ये धमकी आमेज़ ख़त भेजे गए, उनमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जनाब जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल शामिल हैं। आज मोहम्मद अली मज़हर साहब को भी ये ख़त मिला है। इसी तरह अली बाकर नजफी साहब, जिनका इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में है, उनको भी ये ख़त मिला है। मकसद क्या हो सकता है? जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं? ये तमाम गुफ्तगू ऐसी है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट यकीनी तौर पर है। बहैसियत एक सहाफ़ी और एक पाकिस्तानी मेरे लिए ये बात कंसर्निंग भी है और तशवीश का बायस भी बन रही है, लेकिन इसके अंदर चंद बुनियादी सवालात भी उठ रहे हैं। क्या ये पहले भी होता रहा या नहीं? खतूत मौसूल होना जज साहिबान को ये कोई नई बात नहीं है, लोग अपनी कंप्लेंट्स भेजते हैं, लेकिन इस दफ़ा मुख्तलिफ क्या है जिसका तयन कानून नाफिज करने वाले इदारे कर रहे हैं। अपने स्टार रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुहेल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल, और कमरुल मुनव्वर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि समा के नुमाइंदे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कमर साहब, ज़रा अगर आप बता पाएँ हमें, ये जो खतूत मौसूल हुए हैं, इनिशियली कहा जा रहा था कि डिटर्मिन नहीं किया जा सका ये खतूत के अंदर जो पाउडर है ये वाकई इंथ्रैक्स है, किस टाइप का पाउडर है, इसको किस तरह से डिटर्मिन किया गया है। तो अब तक तो ये ज़ाहिर बात है कि पिछले 2-3 दिन से तमाशा चला हुआ है, तो क्या नतीजा सामने निकला है अब तक? FIA, पुलिस या फोरेंसिक टीम्स जिन्होंने भी इसका मुआयना किया है, क्या निकला है अब तक? जी मुनीब साहब, ये ख़त जो 8 जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उनको जो मिले थे, तो उनकी रिपोर्ट जो है वो पहले ही फोरेंसिक के लिए भिजवाई गई थी। तो उनकी रिपोर्ट गुज़श्ता रात जो है वो मौसूल हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी जमा कराई जा रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जमा करवाई जा रही है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये इंथ्राक्स तो नहीं है लेकिन आर्सेनिक है।
जो वहाँ पर हमारे कुछ दोस्त हैं उनका ये कहना है कि सल्फर और गंधक की आमेजिश होती है और उसके बाद ये ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन जो एक ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के जो वो ख़त था उसमें से मिला था, तो उसमें उसकी मिकदार को जब चेक किया गया तो वो मिकदार काफ़ी कम थी, 15 उसकी मिकदार थी। अगर उसकी मिकदार 70 होती तो वो हैज़र्डियस हो सकता था, वो सूंघने वालों को के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। ताहम अब ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 8 जजेस हैं, ये उन्हीं की रिपोर्ट अभी कंपाइल की गई है। जो पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के जो लोग हैं उन्होंने ये रिपोर्ट कंपाइल करके वापस वफाकी पुलिस को भेजी है। जो दूसरी रिपोर्ट है वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हैं, उनकी रिपोर्ट जो है वो अभी तक मौसूल नहीं हुई कि क्या उसमें भी यही चीज़ है। क्योंकि जो ख़त लिखा गया था इस ख़त के साथ जो चीज़ें थी, जिसमें ये पाउडर मौजूद था, एक तस्वीर बनी हुई थी, उस ख़त के अंदर लिखा हुआ था कि ये इंथ्राक्स है, लेकिन वो शायद मिसगाइड करने के लिए था फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को, वो इंथ्राक्स नहीं। अब ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इस्लामाबाद के और सीटीडी ख़ास तौर पर, वो इस चीज़ पे कन्विंस हो चुकी है कि पंजाब फॉरेंसिक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये आर्सेनिक है, जिसको सेंकिया भी कहा जाता है। अच्छा, ये जिस तरह से सोहेल साहब आप बताइएगा, भाई सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को भी भेजा गया है, अब सुप्रीम कोर्ट के मामलात भी आप देखते हैं, तासुर क्या है? जारी बात है बहुत से लोगों की आपकी गुफ्तगू भी होती है, जज साहिबान की एक कंसर्न यकीनी तौर पर उनके लिए होगा। ये तमाशा तो नहीं है, इतने भारी मकदार में जजेस को ये खतूत भिजवाए गए हैं और ओवरऑल पाकिस्तान की हायर जुडिशरी के अंदर एक फैट लॉट है जिसको ये मिल चुके हैं खतूत। वाइब क्या है जज साहिबान का, स्टाफ या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, कि ये शरारत हो सकती है? इस तरह की शरारत पहले भी कभी किसी ने की है या ये आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, ये पहली दफ़ा इस तरह का काम हुआ है? मुनीब साहब, एक तो इसकी टाइमिंग जो है उसको देखना भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि वहाँ पर इसको लिया किस तरह जा रहा है, तो 1 अप्रैल को ये रिकॉर्ड के मुताबिक बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि हाई कोर्ट से पहले ये लेटर्स मौसूल हुए थे। उसके बाद 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है सुमोटो केस की, जो हाई कोर्ट के जजेस के मामले पर लिया गया, और तवील समाअत होती है और उसमें वो तमाम जज साहिबान मौजूद थे बशमूल चीफ जस्टिस पाकिस्तान। उनकी जानिब से कोई तासुर तक नहीं दिया गया कि हमें भी कोई ख़त मौसूल हुआ है। वो तो बाद में जब हाई कोर्ट में DIG साहब ने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी आया है, तो उस मामले पर FIR भी हुई है। यानी हम ये सेफली कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनिशली इस सारे मामले को कुछ उतनी ज़्यादा ग्रेविटी से या संजीदगी से नहीं लिया था और कोई संजीदा थ्रेट के तौर पर शायद नहीं लिया था। वरना FIR जो कि सुप्रीम कोर्ट में हम रोज़ आम केसेस में देखते हैं कि जज साहिबान सवाल उठा रहे होते हैं कि FIR अगर वकूआ दिन 10 बजे का है तो FIR 2 बजे क्यों हुई? तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक खुद अगर खतूत मसूल होते हैं तो FIR जाके तीसरे दिन चौथे दिन अगर दी जाती है तो इसके ऊपर भी यकीन ये चीज़ वाज़े हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली उसको उस तरह से नहीं लिया। और जुडिशल साइड पे क्या सोचा जा रहा है वो तो जुडिशल साइड से ही सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में जो चीज़ चल रही है वो मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इस सारे मामले की टाइमिंग को क्वेश्चन किया जा रहा है कि जब एक सो मोटो केस इनिशिएट हो चुका है, हाई कोर्ट के जजेस का एक लेटर जो है, एक बड़ा संजीदा नोयत का जो मामला है वो सामने आ चुका है, उस पर इंक्वायरी कमीशन की तरफ बात चल गई थी और वहाँ से जिस तरह से वो वापस मुड़ी है और दोबारा सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है, उससे पहले इस तरह के खतूत आना शुरू हो जाना और वो सिलसिला अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अभी तक ये भी नहीं पता चल सका कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर से अगर ये खतूत डिस्पैच होते हैं तो कोई CCTV कैमरा कहीं पे भी काम नहीं कर रहा, तो कुछ पता भी नहीं चला कि किसने अभी तक भेजे हैं। तो इसकी टाइमिंग को भी देखा जा रहा है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल टच नहीं किया जा रहा। इसलिए हाई कोर्ट ने भी इस मामले की अलग FIR दे के इस मामले को टोटली अलग सेपरेट कर दिया है, ताकि वो जो 6 जजेस का खत है उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सेपरेटली चलें। इन जो बाद में जो गुलशाद खातून और रेशम और इनके जो खतूत हैं, इनको ATC के तहत जरूर मुकदमात हो रहे हैं और इसको अभी आप भी देख रही है। आपने बताया सोहेल साहब, ये यानी कि खातून मतलब रेशम खातून के अलावा भी किसी खातून का नाम है जो आपने बताया अभी? जी, जो सुप्रीम कोर्ट को खतूत आए हैं वो गुलशाद खातून के नाम से हैं। अच्छा, वो रेशम के नाम से नहीं है, वो गुलशाद खातून से हैं, लेकिन तहरीक नामूस पाकिस्तान का ही इस्तेमाल किया गया है, उसमें भी स्लोगन जो है। और ये उर्दू में नहीं, ये इंग्लिश में लिखे हुए खतूत हैं और उसने साथ अपना नाम दरखास्त गुजार लिखा है। अच्छा, पूरा थ्रेड करके एंड पे लिखा है दरखास्त गुजार गुलशाद खातून। तो ये इसकी एक पूरी बॉडी बनती है, जिसको मतलब समझ नहीं चलती कि ये चीज़ क्या है, लेकिन पाउडर उसके साथ भी ज़रूर मौजूद था और वो सिंबल भी वैसे ही वो ख़तरे वाली
मौजूद थी, जो कि एक डराने के लिए ही थी, और उसमें वाज़े तौर पर धमकाया गया था और उसमें कहा गया था कि प्रिटेंडेड जस्टिस जो है वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनजस्टिस की है। तो हाँ जी, उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट के अंदर आप सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये जो है ना इस तरह का जस्टिस हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसी धमकी हमें ठीक। ये कमर साहब ये जरा बताइएगा, ये आप रेगुलर पोस्ट से आए हैं, जारी बात है जिस तरह होता है टिकट लगाते हैं, डाकखाने की मोहर लगी होती है, अब जारी बात है आप बैसियत साफ़ी आपने भी पता करने की कोशिश की होगी। मुझे किसी ने बताया नहीं कि वो लेजिबल नहीं है, वो समझ नहीं लग रही, लेकिन शायद किसी ने बताने से गुरेज भी किया कि वो मोहर किस डाकखाने की है। कहीं ना कहीं से तो प्रोसेस होकर खतूत आते हैं रेगुलर पोस्ट में भी, पाकिस्तान पोस्ट के भी। कोई पता लग पाया है कि वो मोहर किस डाकखाने की है, किस एरिया की है, ताकि उसको नैरो डाउन किया जा सके? जी बिल्कुल मुनीब साहब, ये रावलपिंडी का जो GPO है जो सेटेलाइट टाउन में वाक़या है, वहाँ से ये डिस्पैच किए गए थे और उसका वक्त जो है वो भी पता चल चुका है कि सुबह 11:30 बजे के करीब ये लेटर जो है ये डिस्पैच किए गए थे। लेकिन एक हैरत अंगेज़ बात जो सुहेल ने भी इसका जिक्र किया कि इसके इर्द गिर्द एक मार्केट है, ये एक कमर्शियल मार्केट है, उसके अंदर ये सेटेलाइट टाउन की कमर्शियल मार्केट है और कमर्शियल मार्केट के अंदर ये पोस्ट ऑफिस जो है वो मौजूद है। इस पोस्ट ऑफिस के इर्द गिर्द काफ़ी दुकानें, किसी का CCTV फुटेज जो है वो हासिल नहीं की जा सकी अभी तक। अब जो पुलिस और CTD के लोग हैं, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई है जिसमें इस्लामाबाद पुलिस की 2 टीमें शामिल हैं, जबकि लाहौर में भी, क्योंकि ये लेटर्स मौसूल हुए हैं, तो लाहौर से भी ये टीम यहाँ पर आई है कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जा सकती है। और कहा यह जा रहा है कि जो लाहौर जजेस को ख़त लिखे गए हैं वो भी रावलपिंडी के इसी पोस्ट ऑफिस से डिस्पैच किए गए हैं। तो अब वो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है मुनीब साहब, उन्होंने इब्तदाई तौर पर यही कहा है कि वो जो CCTV फुटेज हासिल करना इसलिए ज़रूरी है कि जिस टाइम पर 11:30 बजे ये खत डिस्पैच हुए हैं उस वक्त कौन शख्स यहाँ पे आया था। अगर वो ना हुआ तो जियो फेंसिंग की तरफ जाना होगा, क्योंकि अभी तक कोई फुटेज उनको नहीं, सामने एक कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, वहाँ की फुटेज हासिल करने की कोशिश की गई, उनके कैमराज जो थे वो आउट ऑफ ऑर्डर थे, कुछ दुकानें हैं वो वहाँ पर, उनकी भी जो CCTV फुटेज लेने की कोशिश की गई, लेकिन वो फुटेजेस जो है वो नहीं मिल सकी। इसलिए अब CTD की टीम्स जो है वहाँ पर मकामी दुकानदारों से पूछगछ कर रही हैं कि किस वक्त कुछ ऐसी कोई मशकूक एक्टिविटी उन्होंने देखी हो। एक्चुअली कोई उनके पास कहा यह जाए को बड़ी मुस्तनद सी चीज़ अभी तक CTD के हाथ नहीं आ सकी, किसी शख्स की तरफ बाकायदा तौर पर वो पिन पॉइंट करें कि ये शख्स हो सकता है, क्योंकि कोई फुटेज ही सामने नहीं आ सकी। अब जो वहाँ का अमला है उनके तमाम बयानात कलम बंद कर लिए गए हैं और उसके बाद जो मोहरें हैं वो भी कब्जे में ले ली गई हैं कि उस वक्त जिस वक्त वो मोहर लगाई गई थी वो मोहरें भी CTD ने कब्जे में ले गई हैं, क्योंकि ये 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं इस्लामाबाद में। एक हाई कोर्ट के 8 जजेस वाला मुकदमा है जो CTD ने दर्ज किया और एक सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का मामला है, वो अलग मुकदमा दर्ज किया। अब तीसरी FIR लाहौर में दर्ज हुई है, वो भी CTD ने की है। इसी वजह से अब ये तीनों CTDs मिलकर इस FIR के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि ये तीनों FIRs का जो मुहर्रिक है वो पता किया जा सके। अच्छा, ये एक बात, ये क्योंकि आप दोनों शख्सियात इसको देख रहे हैं, ये मैं चाहूँगा आप दोनों में से जो इसका जवाब देना चाहे ये कि ये जिस तरह से खतूत है, ये किसी ने ऐसा है कि जी वो एक लेटर बॉक्स है जो GPO के बाद आमतौर पर लगे होते हैं, उसमें आके बल्क में डाल दिए हैं, टिकट लगे हुए थे, या डाकखाने के अंदर भी कोई CCTV फुटेज है और वो हासिल करने की कोशिश की गई है, वो भी अवेलेबल नहीं है, किसी को ये CCTV फुटेज पकड़े या ये जो खत पकड़े देखा नहीं जा सकता। ये लेटर बॉक्स में डालने की फुटेज ढूंढने की कोशिश की जा रही है या डाकखाने के अंदर भी कोई फुटेज है वो भी तलाश करने की कोशिश की जा रही है? मुनीब साहब, ये जो फुटेज है ये डाकखाने के अंदर की, क्योंकि ये लेटर बॉक्स के अंदर नहीं डाले गए, ये रजिस्ट्री की जाती है कि आप जब आप किसी पोस्ट ऑफिस पे जाते हैं तो वहाँ पर रजिस्ट्री कराने, इसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं ताकि ये कुछ मतलब जल्दी पहुँच जाए। ये किसी ख़त को, किसी चीज़ को जल्दी पहुँचाना हो तो उसकी रजिस्ट्री कराते हैं। रजिस्ट्री कराने में जिसने रजिस्ट्री की पोस्ट ऑफिस के बंदे ने, ना तो उसने उसमें उस बंदे का ID कार्ड का नंबर लिखा है, ना ही उसमें उसका वापसी का पता लिखा है, सिर्फ नाम लिखा और नाम लिखने के बाद वो डिस्पैच कर दिया और रजिस्ट्री कर दी गई। तो फुटेज जो मांगी जा रही है वो एक तो बाहर की तो कोशिश की जा रही है कि 11:30 के कुछ टाइम आगे और कुछ टाइम पीछे कोई मशकूक शख्स जो है उसको देखा जा सके, लेकिन अंदर की फुटेज जो है वो पोस्ट ऑफिस के अब तो इतने डेवलप है नहीं, वो भी अवेलेबल नहीं है अंदर वाली फुटेज भी। जी बिल्कुल नहीं, वो अंदर वाली फुटेज अच्छा, जिस शख्स की ड्यूटी थी उस वक्त, क्योंकि ये सवाल आम है, जिस शख्स की ड्यूटी थी, जाहिर बात है जिसने किया होगा
उस शख्स ने वो याद है उसे कि कौन आया था मेरे पास, ये कुछ चीज़ें याद भी रह जाती है ना कि जजों को खत है, ये थोड़ा नॉर्मल नहीं होता कि जजेस के नाम खत है और वो कोई भेज रहा है और थोड़ा वो हैवी भी लग रहा है। तो टेक जो किसी ने किए होंगे या वो भी अभी तक नहीं पता लगा कि कौन शख्स था जिसने रसीदें काटी, रजिस्टर्ड पोस्ट किया? जी बिल्कुल मुनीब साहब, जो सेटेलाइट टाउन वाली पोस्ट ऑफिस है वहाँ से जिस शख्स ने किया इन्होंने उसका इंटरव्यू भी किया है, बाकायदा उसको कुछ अरसा हिरासत में भी रखा है और उससे बातचीत की जा रही है। उसका यही कहना है, मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा कि आप कह रहे हैं कि ये बहुत रूटीन है सुप्रीम कोर्ट अदालतों की, क्योंकि लोगों को एक्सेस नहीं होती। 6 से 7 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन कोई यहाँ आने से बेहतर ये समझता है कि वो डाक के जरिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चीज भिजवाए। तो ये बहुत ज्यादा रैंपेज पे ये काम होता है, बहुत ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि लोग आके वहां पर डाक दे के जाते हैं। जिस शख्स से इंटरव्यू किया गया उसका शख्स का भी यही कहना है कि काफी ज्यादा आए थे लोग, ईद कार्ड भी भेज रहे थे, चीजें आ रही थी और मेरे पास जो चीजें आई उसके मुताबिक मुझे कि ये उन्होंने पूछा कि टेंजिबली आपको कोई चीज फील हुई है उसमें, उसने कहा कि मुझे टेंजिबली उसमें कोई चीज फील नहीं हुई कि इसके अंदर कोई ये भारी है या इसके अंदर कोई अनटूवर्ड सी चीज है। ठीक, सोहेल साहब जरा इस पर आ जाते हैं। इमरान खान साहब को अगर देखा जाए जिस तरह से सजाएं हुई उनकी इलेक्शन से पहले, अब साइफर का केस है, तोशा खाना नैब में ऑलरेडी उनकी और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, वहाँ पर उनको वो रिलीफ मिल सकता है। जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जिस तरह से उनका ये जो साइफर केस है इसकी बड़ी अहमियत है यहाँ पर। आपके नज़दीक इसमें जिस तरह की प्रोसीडिंग हुई है तो क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं बहैसियत आप सहाफ़ी कि क्या नतीजा निकल सकता है इमरान खान साहब के मामलात का? देखिए, साइफर केस में भी हाथी निकल गया है और दुम रह गई है। ये कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद रिमार्क्स दिए हैं इस केस की समाअत करते हुए कि वो जो असल सज़ा थी जो 10 साल की कि जी आपने कुछ मुल्क की सिक्योरिटी को ब्रीच किया है, आपने किसी और मुल्क को फ़ायदा पहुंचा दिया है, वो जो संगीन था मामला, उसके ऊपर तो कोर्ट आलमोस्ट कन्विंस हो चुकी है कि वो वाला ऑफेंस नहीं बन रहा और उसको प्रोसिक्यूशन उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही। बाकी रह गया है वो वाला मामला जिसकी सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल है, और वो ये है कि आपको एक डॉक्यूमेंट मिला था साइफर का और आपने वो वापस नहीं किया, मिसप्लेस कर दिया है। तो इस मामले के ऊपर अब ये मामला अटका हुआ है कि वो 2 साल वाली जो है वो ख़त्म होती है या नहीं। उसके ऊपर भी क्वेश्चन किया गया है कि उसमें भी सिर्फ एक विटनेस है आज़म खान। जस्टिस मियां गुल हसन और गुज़ैब ने कहा कि उनका तो एक मामला पूरा मशकूक सा है कि जिस तरह से वो पहले उनका एक मुकदमा दर्ज हो गया कि वो लापता हैं, उसके बाद उनकी स्टेटमेंट आ गई, तो सिर्फ वो गवाह हैं कि इमरान खान को एक कापी मिली थी। अगर वो ना हो तो उसके अलावा तो उनके सुपुर्द होने की कापी का भी कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। और फिर जब एफआईआर हुई तो उस वक्त यह मुकदमा जब दर्ज हुआ तो उस वक्त जो बाकी जितने लोग थे जिनको ये कापी भेजी जाती है, क्या वो वापस कर चुके थे? तो इसका जवाब यह है कि नहीं, वो भी उसके बाद वापस आई हैं। तो सिर्फ एक के खिलाफ तब ये क्यों किया गया, पिक एंड चूज क्यों हुआ कि सिर्फ एक बंदे को कापी वापस ना देने का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया? तो ये कल की जो समाअत थी उसमें तो ये लग रहा था कि शायद ये अभी आज कल में या आज या कल ये मामला निमट जाएगा और एटलीस्ट जो है ना वो सस्पेंशन हो जाएगी या कोर्ट उसमें पूरी तरह से रिमांड बैक करे या इसको सेट असाइड कर दे। लेकिन मामला अब ईद के बाद चला गया है और उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि जो पीटीआई के अपने वकला हैं शायद वो भी अभी सिर्फ सस्पेंशन तक ही रहना चाहते हैं और वो अल्टीमेटली इस केस को किसी भी तरह से या प्रोसिक्यूशन साइड से या अपनी साइड से फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में ले जाना नहीं चाहते। और ये बिल्कुल वही स्ट्रेटजी है जो एवन फील्ड रेफरेंस में हमने माजी में देखी कि नवाज शरीफ साहब का केस था या मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर का, कि जब उनकी सज़ा सस्पेंड हो रही थी तो उस वक्त कोर्ट की ये मंशा थी कि टू द लेंथ आर्गू हो गया तो आप अगर अपीलों को भी आर्गू कर दें तो हम 2018 में ही उनको आपको सेट असाइड कर दें। लेकिन उनको शायद ये खदशा था कि इस वक्त अगर अपीलें चली गई सुप्रीम कोर्ट में तो वहां पर वो पूरा सेटअप मौजूद है जिस पर वो उस वक्त उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं रखते थे। अब जो चेयरमैन पीटीआई है, बानी चेयरमैन, वो बारहा कह चुके हैं जी कि मैं 6 महीने और जेल में रहूंगा। यानी 6 महीने, आज अप्रैल है तो एग्जैक्टली हम फिगर आउट करें तो अक्टूबर बनता है और अक्टूबर वो मंथ था कि अगर कुछ अनयूजुअल नहीं होता तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिटायरमेंट का टाइम है। तो अभी तक वो भी सिर्फ सस्पेंशन चाह रहे हैं सारे केसेस में कि कोई भी ऐसी सुप्रीम कोर्ट ना चली जाए जहां से उन्हें खदशा ये है कि हमारी कोई
सज़ा जो है वो पक्की ना हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल इसको ठीक। मार्क कर दिया जी कि नहीं ये तो सज़ा बनती है। तो इस तरह से एक स्ट्रेटजी मुझे जो वाज़े तौर पर ऑब्जर्व किया मैंने कि एक चाक आउट उन्होंने की हुई है कि फ़िलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनको बाहर भी आ जाना चाहिए। और मीनवाइल जो अब जेल में मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं पॉलिटिकल लोगों की, पहले वकला मिल रहे थे, उसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि उनको शायद थोड़ी सी पॉलिटिकल स्पेस भी वापस मिल रही है। मिलना बहुत शुरू हो शुक्रिया, चुकी है। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब आपका और कमरुन मुनव्वर साहब आपका। अहम मामलात और अहम इंफॉर्मेशन हमारे रिपोर्टर्स ने आपको दी। प्रोग्राम देखा जी आपने, इसका फीडबैक जरूर देगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।